इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। गुजरात के सीएम पद से आज विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह अचानक लिया गया फैसला है या इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। आपको बता दें, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम आपको रूपाणी के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। पिछले दिसंबर में ही संगठन ने रूपाणी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी। हाईकमान से कहा था कि गुजरात में मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत है। 6 महीने बीत गए, लेकिन पिछले महीने अगस्त में यह तय हो गया कि विजय रूपाणी को इस्तीफा देना होगा। इसका फैसला 15 अगस्त तक ही हो जाना था, लेकिन फैसला टलता गया। 2 दिन पहले बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने मैसेज कन्वे कर दिया कि विजय रूपाणी को इस्तीफा देना है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। और गुजरात के इसी बड़े सियासी बदलाव पर एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको। तो गुजरात में अगला सीएम कौन बनेगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा रहे हैं। गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव, संगठन मंत्री बीएल संतोष इस वक्त गांधीनगर में हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला भी गांधीनगर में ही हैं। कल, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कल विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में ही फैसला होगा कि विजय रूपाणी की जगह गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। तो कौन बनेगा गुजरात का मुख्यमंत्री? क्या पाटीदार समाज से होगा अगला सीएम या कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? इसी अहम सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। तो अब सवाल यह है कि गुजरात का नया सीएम कौन होगा? मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, आरसी फाल्दू, गोवर्धन जाटवाफिया या फिर दमनदीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नंबर आएगा या फिर कोई और होगा? इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने के फॉर्मूले पर भी विचार हो रहा है। तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, 2 वरिष्ठ हमारे जो सहयोगी हैं। निर्णय कपूर हमारे साथ गुजरात से हैं, उसके अलावा हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, जो खबर आ रही है 2 डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले पर भी विचार हो सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, और इन खबरों का जो वजूद है पंकज, वो एक इस फैक्ट से भी एस्टेब्लिश हो रहा है क्योंकि गुजरात में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग की जो प्लानिंग है वो काफ़ी तेज़ कर दी है और ख़ास तौर पे 3 सेगमेंट, पाटीदार और आदिवासी और इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक को जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसको भी काउंटर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि एक पाटीदार सीएम होगा, जो कि निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। ये इस वक्त खबर आ रही है और इसके अलावा ये भी चर्चाओं में बात सामने आ रही है कि क्या 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें एक डिप्टी सीएम ओबीसी जाति को बिलोंग करता हो और एक डिप्टी सीएम जो है वो आदिवासी तबके से हो। लेकिन ये इस वक्त सिर्फ अटकलें ही हैं, क्योंकि जिस
पूरी चर्चा जो इस वक्त चल रही है गांधीनगर में, उसमें कई पहलुओं पर जो है जानकारी शेयर की जा रही है तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ। पार्टी नेतृत्व ने ये बताया जा रहा है कि फैसला कर चुका है पार्टी नेतृत्व जो है, कल सिर्फ उसका औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन अभी उसको किस तरह से किस फॉर्म में ऐलान किया जाएगा इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चलिए बने रहे निर्णय आप मेरे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। इससे पहले कि मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊं, जरा देवेंद्र आपके पास कुछ ताजा अपडेट अगर हो तो जरा वो बताइए पहले, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। हाँ पंकज, अपडेट सिर्फ एक ही होना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, उसके अलावा जितनी सारी चीजें होनी है, जैसे विधायक दल की बैठक की बात कर लें कि कल शाम में हो रही है या कल रात में हो रही है या केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन से जाएंगे, ये सारी चीजें महज औपचारिकता है। और जो भी दिलचस्पी अभी बनी हुई है और जिसका मतलब है वो ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बारे में लगातार हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अलग अलग नेताओं को कि उनकी तरफ से क्या कोई इंडिकेशन अभी तक मिल पाया है। तो उन सबों की स्थिति भी वैसी ही है, जिन चीजों को हम लोग बता रहे हैं वो भी सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कितनी बार गलत कर चुके हैं ये सबने देखा है कि जो लोग बाकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग होती है उससे कुछ अलग हट के वो पॉलिटिकल थिंकिंग अपनी रखते हैं, उसके हिसाब से फैसले किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी अभी पूरे तरीके से एक अनिश्चय की स्थिति है कि आखिर गुजरात के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, और जो होंगे वो क्या केंद्र से होंगे या कोई विधायक होगा, किस प्रकार का होगा, ये सारी चीजें अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। पंकज, चलिए देवेंद्र मैं आपके पास भी लौटूंगा। हर्षवर्धन जी देखिए, आपसे मैं एक बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं। मैं अभी कहीं पढ़ रहा हूं तो पिछले 6 महीनों में 5 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत को बदला गया, सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा असम में बने, और उसके अलावा येदियुरप्पा को बदल दिया गया, और अब विजय रूपाणी का नंबर आया है। तो ये एक साथ 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस तरह से न देखें कि लोकतंत्र में ये क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जब मर्जी तब बदल दिया, इसको अगर हम थोड़ा दूसरी तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि कई बार आक्रोश, कई बार जो जनता के बीच में या पार्टी के भी भीतर जो बेचैनी होती है वो किसी व्यक्ति, किसी नेता को लेकर होती है, और अगर उसको बदल देने भर से, जिसको हम नीचे देखते हैं कि वो विधानसभा के लिए प्रत्याशी बदल देते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्याशी बदल देते हैं, और तो और दिल्ली में नगर निगम के प्रत्याशी बदलकर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है। तो उनको ये पता है कि कई बार ये नाराजगी व्यक्ति विशेष होती है, बेचैनी व्यक्ति विशेष होती है। लेकिन जो अगर हम देखें तो येदियुरप्पा बहुत लंबे समय से उम्र उनकी हो गई थी, बहुत लंबे समय से कहा जा रहा था कि उनको अपना उत्तराधिकारी खुद चुन लेना था, लेकिन शायद उनको था कि एक बार अपनी ताकत से हम मुख्यमंत्री बन के दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार वो रह गए थे और एक भावुक भाषण देकर और उनको त्यागपत्र देना पड़ा था, तो उनको अपनी ताकत दिखानी थी। लेकिन उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बदला गया, और खास करके त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद जब तीरथ सिंह रावत बनाए गए, तो बहुत ही खराब फैसला था। इससे खराब फैसला भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती थी, लेकिन वो भी किया। अच्छी बात यह है कि उसको तेजी में उन्होंने सुधारने की कोशिश की, और अभी पुष्कर धामी कम से कम नेतृत्व के तौर पर तीरथ रावत जैसे नहीं है। लेकिन गुजरात का मसला एकदम अलग है पंकज जी। विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जैन समाज से आते हैं, कोई ऐसी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, अमित शाह के अति विश्वस्त हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो केंद्र में आ गए तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर दे दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार पूरी तरह से अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी है, या प्रधानमंत्री ने तय करके कहा है कि ये बनेंगे, इसके लिए आप लोग जाकर भूमिका बनाइए गांधीनगर में पहुंचकर, अहमदाबाद पहुंचकर, बस इतना भर है। और मुझे नहीं लगता कि विजय रूपाणी ने ऐसा कोई गलत काम किया, कोई खराब प्रदर्शन किया। अब नरेंद्र मोदी से आप तुलना करेंगे तो विजय रूपाणी कहां से आएंगे? विजय रूपाणी तो वैसे भी, जिसको कहते हैं ना कि हम लोग वो मनी प्लांट के पौधे जैसी राजनीति वो करते रहे, तो इसलिए उनको आप नरेंद्र मोदी से तुलना करें, ये ठीक नहीं। ठीक है, निर्णय जरा आप बताइए। 2001 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो केशुभाई को हटाया गया और उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। 2017 में चुनाव से ठीक पहले आनंदीबेन पटेल को बदला गया, विजय रूपाणी को बनाया गया, और अब चुनाव से ठीक पहले बनाया गया नया सीएम बनेगा, नहीं विजय रूपाणी को हटाया गया। तो 5 साल का कार्यकाल मोदी जी के अलावा कोई पूरा नहीं कर पाया। नहीं, विजय रूपाणी 5 साल तो पूरे कर चुके हैं। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पता चली है, विजय रूपाणी को बदलने का जो फैसला है वो काफ़ी पहले ले लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले डेढ़ साल से ये अटकलें चल रही हैं।
क्योंकि लगातार पार्टी के भीतर से ये जो आवाज़ है उठ रही थी कि विजय रूपानी के चेहरे को लेकर के अगर चुनाव में उतरे तो इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को और रिकवर नहीं कर पाएगी पार्टी। देखिए, जब जब मुख्यमंत्री बदले गए हैं, जैसा हर्षवर्धन जी बता रहे थे, मुद्दा यही था कि अगर इस चेहरे के साथ आप गए चुनाव में तो आप जाहिर सी बात है चुनाव हार जाएंगे। और इसी वजह से मोदी को लाया गया था, इसी वजह से आनंदीबेन को बदला गया और अब इसी वजह से विजय रूपानी को भी बदला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विजय रूपानी को बदलने का फैसला तो काफ़ी पहले ले लिया गया था, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो अलाउ नहीं कर रही थी, राइट टाइम का वेट कर रही थी पार्टी। और आपने देखा होगा इस बीच में कोविड भी आ गया, इस बीच में दूसरे कई राजनीतिक समीकरण बदले। नरेंद्र मोदी ने सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। प्रदेश अध्यक्ष जब आए तो आपने देखा उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था विजय रूपानी का। ऐसी सूरत में ये फिर पार्टी ने तय किया कि फाइनली विजय रूपानी को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ से जो परसेप्शन वाइज है विजय रूपानी लो पे जाते जा रहे हैं। हर लिहाज से उनका जो परसेप्शन है वो नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसे में अब पार्टी के पास यही समय बचा था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अब अगर ये फैसला नहीं लिया गया होता तो शायद 2 महीने बाद पार्टी ये फैसला नहीं ले पाती और ना चाहते हुए उन्हें विजय रूपानी के चेहरे के साथ जाना पड़ता चुनाव में। और ऐसे में अगर खामियाजा होता तो फिर उसका कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाता, चाहे फिर आप नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कितना भी उपयोग में ले आए गुजरात में। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही थी और ख़ास तौर पे कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पे ये आवाज़ अपनी चरम सीमा पे थी पंकज। बहुत ज़्यादा लोगों का जो ओपिनियन था वो प्रेजेंट रिजीम और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री के खिलाफ था। और ये पार्टी इस बारे में पूरी तरह अवगत थी और इसीलिए मन बना चुके थे। सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा था, परिस्थितियों का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले 1.5 साल में जिस तरह से घटनाक्रम डेवलप हुए हैं, जिस तरह के सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा पैंडेमिक के सिचुएशन को हमने फेस किया, ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी विवश थी और इसीलिए शायद कंटिन्यू किया जा रहा था विजय रूपानी को। लेकिन अब जो है पार्टी को ये लगा कि जब आप चुनाव मोड में आ गए हैं और ख़ास तौर पे जैसा मैंने पहले भी अपने डिस्कशन में आपको बताया था पंकज के इस कार्यकारिणी में ये इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे। जब आप सोचिए सरकार का अभिनंदन प्रस्ताव जो है वो संगठन की तरफ से नहीं आ रहा है, सरकार का अभिनंदन प्रस्ताव खुद सरकार का उप मुख्यमंत्री पेश कर रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि संगठन ने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जो है वो जताने की कोशिश और देवेंद्र कहीं ना कहीं ये कोशिश शायद इसलिए भी होती है जिस तरह से विजय रूपानी को बदला जा रहा है। अब उनकी जगह नया मुख्यमंत्री, कल उसके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको खत्म करना भी इसके पीछे एक मकसद हो सकता है। साथ ही साथ कई विरोधी गुट जो हैं वो ऐसे में पैदा हो जाते, तो उनको साधने की भी एक कोशिश इसके पीछे एक वजह हो सकती है। हाँ बिल्कुल पंकज, और जैसा कि पहले जो चीज़ आप कह रहे थे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, वो आप इस लिहाज से कह रहे थे शायद कि क्योंकि इस टर्म में उनका 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले चुनाव में दोनों मिलाएं तो पिछले 7 अगस्त को उनका 5 साल पूरा हो गया था। लेकिन पिछले बार के पिछला विधानसभा चुनाव, जी हाँ बिल्कुल पंकज, और पिछला चुनाव आपने जो देखा कि किस तरह से बीजेपी को जबरदस्त तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद भी विजय रूपानी कुछ ऐसी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे जो कि अगले विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे से पार्टी को फायदा होता नजर आए। और जब सीआर पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई उसके बाद से ये सारी चीजें दिल्ली नियमित तौर पे पहुंचनी शुरू हो गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह वैसे भी गुजरात को लेकर बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, लेकिन संगठन की तरफ से ये चीजें लगातार दिल्ली आनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद दोनों के बीच डिफरेंसेस, संगठन के मसलों को लेकर, संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। बाद में संगठन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, पिछले दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि अगर इस चेहरे से हम चुनाव में जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और अगर हम चेहरा बदल देंगे तो फिर बीजेपी एक बार ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी। हाल के दिनों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अपनी सक्रियता वहाँ पर बढ़ा रही है। बीजेपी के लिए पंकज ये एक कंसर्न रहता है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तुलना में आम आदमी पार्टी को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना चाहती है, चाहे कोई भी राज्य हो, क्योंकि दिल्ली में उसने देखा है। तो ऐसे में गुजरात में वो नहीं चाह रही थी कि कुछ भी ऐसा हो जिसके चलते
अगले चुनाव में एक बार फिर से स्ट्रगल करना पड़े, और उस लिहाज से ये तय माना जा रहा था। और 7 अगस्त को जब उनका पिछला टर्म और इस टर्म को मिला के 5 साल पूरा हो रहा था, उसके ठीक बाद की ये संभावना थी कि तुरंत ही उनको बदल दिया जाएगा। हालांकि कुछ मोहलत उनको मिल गई, लेकिन ये मोहलत इतनी नहीं थी कि उनकी कुर्सी बची रह सके। और शायद आप कह सकते हैं कि विजय रूपाणी अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। अपनी तरफ से वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते नहीं हैं, बहुत सहज व्यक्ति हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं किसी के लिए भी, लेकिन एक प्रशासक के तौर पे जो छाप छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, वो छोड़ते हुए नजर नहीं आया, जिसके खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, जितना हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हम ABCD सोच रहे होते हैं, वो Y और Z पर मुहर लगा देते हैं। तो क्या इस बार भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है? लेकिन कुछ नाम चल रहे हैं, उन नाम में मनसुख मांडविया का भी नाम है। तो यंगस्टर्स पर प्रधानमंत्री बहुत भरोसा करते हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन जब हुआ सेंटर में, उसमें हमने देखा यंग चेहरों को उन्होंने बहुत महत्ता दी। उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, हिमाचल की बात करूं जयराम ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस भी जब बने थे बहुत यंग मुख्यमंत्री वहां के थे, और अब अगर मनसुख मांडविया का नाम आ रहा है तो वो भी काफी यंग है। इसको थोड़ा सा ये ठीक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या निर्णय लेंगे वो हमारे अनुमान से बाहर की चीज है, और मुझे लगता है कि राजनीति में ये अनुमान तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, लेकिन फैसले तो अंत में वही लोग लेते हैं। लेकिन जैसे एक बात कही जा रही है, और उसमें नितिन पटेल से लेकर जो भी ऐसे पाटीदार समाज से आने वाले नेता हैं उनका नाम सबसे आगे है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीतिक, एक तरह से जो राजनीति करते हुए जो रणनीतिक सफलता है, वो ये है कि उन्होंने राज्यों में ऐसे नेता तैयार किए जो प्रभावी जाति से नहीं आते थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस जाति के नेता को नेता नहीं बनाना है, लेकिन ये प्रयास होता था। और उसको हम देवेंद्र फडणवीस, ब्राह्मण मराठा राजनीति, पिछड़ा राजनीति वाले राज्य में, मनोहर लाल खट्टर नॉन जाट, गैर जाट को नेता बना दिया, रघुवर दास झारखंड में एक ऐसे नेता जो आदिवासी नहीं, मतलब एक तरह से हम देखें तो उनकी ये कोशिश होती थी कि कोई जाति की वजह से नेता नहीं बने। मुझे लगता है कि जो भी नेता बनेगा उसमें एक ये बात होनी चाहिए, और अगर पाटीदार समाज से कोई नेता बनता है तो हमें उसे इस तरह से देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से, और जो सूरत में बहुत छोटी सफलता है, हालांकि आम आदमी पार्टी की कोई इतनी बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन वो जो पाटीदार आंदोलन की, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो अनामत आंदोलन है, उसकी जो सफलता वो हासिल कर रहे हैं, उसमें जो सेंधमारी कर रहे हैं, उसका दबाव वो निश्चित तौर पर माना जाएगा। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के जरिए, और विजय रूपाणी को कोई कुछ भी कहे, बहुत स्पष्ट है कि वो अमित शाह विजय रूपाणी के वाया गुजरात की सत्ता चला रहे थे, तो क्या वो सीधे अब चलाएंगे, या सत्ता कौन, मतलब नया नाम कौन आएगा, या फिर प्रधानमंत्री तय कर देंगे कि ये व्यक्ति आ गया है, इसी को अब अपनी तरह से सत्ता चलानी। ठीक है, नया नाम कौन आएगा इसका फैसला कल हो सकता है, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अतुल पाटिल साहब, आप प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के। अतुल पाटिल साहब, स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। अचानक से आज विजय रूपाणी जाते हैं गवर्नर हाउस, आचार्य देवव्रत जो गवर्नर है उनसे मिलते हैं, अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, इस खबर को? नहीं, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बहुत मीठी मीठी बातें जो है वो मोदी जी के निर्णय प्रक्रिया को लेकर, उनकी सफलता को लेकर हो रही है, लेकिन मैं असमंजस में हूं कि यहाँ पर 4 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। कर्नाटक में हुआ है, उत्तराखंड में बार बार हुआ है। ये जो है, ये सिस्टम समझ में नहीं पा रहा था मैं, ये सिस्टम की असफलता है क्या कि 3 लाख लोगों की एक स्टोरी आई, CR पाटिल और उनके बीच में बनती नहीं है। CR पाटिल वो बड़े ईमानदार है ना, सस्पेंडेड थे वो पुलिस इंस्पेक्टर, और येडियुरप्पा वो वहां पे कर्नाटक के बड़े ईमानदार। तो ये सिस्टमिक फेल्यूर जो है, जो मोदी जी का हुआ है, वो फेल्यूर कहीं उनके जो मुख्यमंत्री है उन्हें इस्तीफा दे देकर उनके सर मढ़ा जा रहा है क्या? तो ये सिस्टम अभी समझ में आ रहा है कि सर, जिसको आप फेलियर कह रहे हो, तो जबरदस्त तैयारी है ना, इतने साल से बीजेपी राज कर रही है गुजरात में, तो सिस्टम फेलियर कहां हो गया सर? मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं। सिस्टम फेलियर तो होते होते रह गया वहां पर सिस्टम फेलियर। अभी आप देखिए कि आप बोलते जबरदस्त तरीके से वहां पर वो राज कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री इतने मजबूत है, तो मजबूत प्रधानमंत्री की असफलता नहीं है क्या कि 4 मुख्यमंत्री को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ता है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में? कर्नाटक में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, और अभी गुजरात में ये बात जो हो रही है, तो उसमें ये बातों की भी चर्चा अंदरूनी एक है गुजरात में ये चर्चा है कि उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए थे। 5 साल पूरे करने के बाद जश्न मनाया। जश्न मनाने का अधिकार तो सिर्फ मोदी जी को है, इन्होंने कैसे मनाया? 3 लाख की स्टोरी आती है, गुजरात के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं होता रेमडेसिविर कहां मिलता है। तो दैनिक भास्कर ने तो फ्रंट पेज पे फोन नंबर छाप दिया था
CR पाटिल जी का कि रेमडेसिविर यहां अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो असफलता जो है, ये मोदी जी की खुद की अपनी है, क्योंकि सारी निर्णय प्रक्रिया तो मोदी जी के हाथ में है। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, देश में एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ है। तो उसकी असफलता अभी सामने आ रही है हर चीज में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हैंडलिंग ऑफ कोविड हो, बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी हो, और जो ओपिनियन खिलाफ जा रहा है उसको कहीं ना कहीं दूसरों पे मरने का ये जो काम है, ये मोदी जी से हो रहा है, ये साफ साफ दिखता है। नहीं तो जो व्यक्ति 5 साल तक ठीक था, वो व्यक्ति आज ही कैसे खराब हो गया, आज ही क्यों बदलने की बात आई है, और ये कोविड के बाद नहीं क्यों हो रहा है। तो ये जो है, ये सिस्टम जो है अभी हमारे समझ में आ रहा है, ये वो सिस्टम था, ढूंढा जा रहा था किसी को कि ये असफलता जो है किसके सर अतुल साहब, आपका कहने का मतलब है कि इसका खामियाजा भुगतना होगा आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तौर पर देखिए, वहां पर इतनी लाशों को जलाया गया है कि चिमनियां तक पिघल गई है। क्या आलम होगा उन लोगों का जो एडमिट करने के बाद अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को एडमिट करने के बाद 5वें दिन पहुंचता है तो उन्हें बता दिया जाता है कि आपके पिताजी का अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार भी हासिल नहीं हुआ। गंगा में बहती लाशें इस देश ने देखी है, और ये तो छोड़ो कितनी निर्दयता थी कि उनकी ऑक्सीजन की नलियां तक नाक से निकाली नहीं गई है, मुंह से निकाला नहीं गया है ऑक्सीजन का, और वो उन्हें गंगा नदी में बहा दिया गया है। तो ये जो सिस्टम का फेलियर था, सबको मैसेज था। अच्छा सर, चलिए अगर मान भी लिया जाए अतुल जी कि ये सिस्टम का फेलियर था और आपके हिसाब से विजय रूपाणी साहब ने ठीक से काम नहीं किया, तो चलिए फिर भी अगर ये इंट्रोस्पेक्शन एक तरह का बीजेपी पार्टी को हो रहा है, बीजेपी को हो रहा है, और वो मुख्यमंत्री बदल रहे, तो शायद उनको फायदा होता नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। तो इसमें गलत क्या है? पंकज जी, सिस्टम में विजय रूपाणी की जी बात ही नहीं कर रहा है। विजय रूपाणी जी को या बीजेपी को, समूचे बीजेपी को संपूर्ण देश में निर्णय प्रक्रिया में स्थान कहां है? निर्णय दो ही लोग व्यक्ति करते हैं, सारा कुछ तो वही डिसाइड करते हैं। तो ये सिस्टम क्या है, वो सिस्टम अभी पता चला, ये 2 व्यक्ति है, लेकिन सिस्टम के नाम पे किसी का बलि देना है, किसके सर मरना है, असफलता, ये जो सिस्टम डेवलप हुई है, ये सिस्टम हमारे ध्यान में आई है। ये सिस्टम फेलियर बता रहे हैं अतुल जी, और वो कह रहे हैं कि किसकी गलती और किसके सर मरना है, ये बीजेपी पुराने वक्त से करती आई है। क्या जवाब देना चाहेंगे इनको सर? देखिए, अतुल जी कांग्रेस के नेता हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का अंदरूनी संकट है, तो अगर कितना भी छोटा है तो उसको बहुत बड़ा करके दिखाना चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी के लिए उनको पार्टी ने टीवी चैनल पर बिठाया है। और ये सच है कि अगर एक मिनट अतुल जी जरा सुन ले, फिर आऊंगा मैं आपके पास। हर्षवर्धन जी बोलिए। अगर एक समय में किसी एक राज्य में इतना बड़ा नेता कोई पार्टी देती है, इसको समझना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो 2001 में जाते हैं तो 2014 में तब दिल्ली लौटते हैं जब वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो जाते हैं, या कहें कि जब वो हो जाते हैं, तो अगर इतना बड़ा नेता है तो जाहिर है कि उसकी छाप, उसका प्रभाव, उसकी योजनाएं सब कुछ होंगी। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है, विजय रूपाणी की भी ताकत थी, लेकिन उनकी कमजोरी भी बनी। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़े बदलाव की तरफ है। और देखिए, मुख्यमंत्री बदलता है तो हम लोग टीवी पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब संगठन महामंत्री बदलता है तो उसकी चर्चा नहीं होती है। वो अरुण सिंह जी के साइन से या जेपी नड्डा ने कहा है ऐसा करके एक रिलीज आती है, और वो सिर्फ टीवी चैनल के नीचे टिकर पट्टी पर चल जाती है। भीखू भाई दलसानिया को संगठन महामंत्री के तौर पर गुजरात से बाहर जाना पड़ा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त रहे, काशी में उनका काम देखने वाले उनके संसदीय क्षेत्र में रत्नाकर जी, जो पहले बिहार में संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री बनाकर भेजे गए, उसके बाद वो सीधे वहां प्रदेश महामंत्री संगठन भेजे गए। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव की जरूरत दिखी, और उसके लिहाज से ये दोनों बड़े फैसले हुए हैं। निर्णय अतुल जी हमारे साथ हैं, उनकी आवाज तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ और रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको? निर्णय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कांग्रेस के नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई है, हाँ मुझे आपकी आवाज मिल रही है पंकज जी, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के नेता तो जो हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि ये सरकार का फेलियर है, उसका एक क्लियर कट रिफ्लेक्शन है। जाहिर सी बात है, ये उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कांग्रेस का, ऑफिशियल लाइन पे।
विपक्ष के तौर पर उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस पहले से कहती आ रही थी कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, और आज जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो ये साफ तौर पे विदित हो गया। खैर, इस पे राजनीति जरूर चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं पंकज के बीजेपी जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, गुजरात में उसे ये जरूरत पिछले काफी समय से महसूस हो रही थी एक बदलाव करने की, संगठन और सरकार दोनों में ही। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं और जिस तरह से नए फोर्सेस गुजरात में ऐड हो रहे हैं, पार्टी ये चाहती थी कि एक नए रूप में अब जाने की जरूरत है वोटर्स के पास, और यदि ऐसा नहीं होता है ठीक तो है। निर्णय हमारे साथ जरा हिरेन कोटक साहब भी जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिरेन कोटक साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, जरा अतुल जी मैं आपको ये भी याद दिलाने चाहता हूं कि चलो बीजेपी जो कुछ कर रही है वो अंदर ही है, बाहर उस तरह की खबरें नहीं आ रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां क्या हो रहा है, उसके अलावा मैं बात करूं पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, देखिए उससे एक तरह से जग हसाई होती है। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन हिरेन कोटक साहब, ये अचानक से लिया गया फैसला है कि विजय रूपाणी साहब आज जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं? देखिए, ये जो भी डिक्लेयर हुआ है वो शायद अचानक लगे, लेकिन पार्टी में ये प्रक्रिया हमेशा बनी रहती है। जब भी जिसको भी जो भी जवाबदारी दी जाती है सब कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि अगर देश का चाहे बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी पार्टी में सक्षम है। हमारे पास नेतागिरी या नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। जब भी इसे बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसी का एक ये भाग है। इसके अलावा इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। हिरेन जी, अतुल जी का कहना है कि 5-5 मुख्यमंत्री बदल दिया आपने 6 महीने में। उत्तराखंड का जिक्र किया, असम का जिक्र किया, उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया, और अब जो गुजरात में हुआ है वो कह रहे हैं कि असफल कोई है और ठीकरा किसी के सर पर फोड़ देती है बीजेपी। क्या जवाब देना चाहेंगे आप अतुल जी को? देखिए बिल्कुल, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से यही कहना चाहता हूँ कि गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ये पहला नहीं है। यही बात बताती है कि हमने दूसरी बार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में बहुत बड़ी प्रगति हासिल की है। यहाँ सिर्फ इतना ही है जो हमारी कार्यकारिणी में एक वाक्य है जो मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया था कि जो भी सर पर उसका इनाम मिलना चाहिए ना, उसकी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, सजा नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा जिम्मेदारी की बात है। यहाँ जिम्मेदारी की नेतृत्व परिवर्तन जब भी जरूरत पड़ती है तब नेतृत्व परिवर्तन होता है। उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उनकी कोई बात होती तो आपने पहले उनके कार्यकाल के बाद कार्यकाल ना देखा होता। उनका कार्यकाल दूसरे कार्यकाल में भी कोरोना जैसे बहुत बड़ी चैलेंज थी, जो कि कुदरती आपदा होने के कारण भी हमने उसका चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से दिया है। न सिर्फ गुजरात की सरकार बल्कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी जबरदस्त काम किया है। ठीक है सर, अतुल जी जवाब दीजिए। जो हिरेन साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शानदार काम किया है विजय रूपाणी जी ने, उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। कोरोना को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, और नेतृत्व परिवर्तन जो वो पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो जो तय करे पार्टी वो कर लेती है पार्टी। उसमें आपको एतराज क्यों? नहीं, उसके उनके मायने अगर अच्छे काम के ये है कि 3 लाख मौतें हो गई, जो छुपाई गई, चिमनियां जल गई, इतनी लाशें जलाई गई, लोगों को पता नहीं हमारे पेरेंट्स को कब जला दिया, ये अगर उनका सफलता के मायने होंगे तो उनको मुबारक है। रेमडेसिविर मुख्यमंत्री को मालूम नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको पता है। ये अगर सफलता का मायना है तो ये उनको मुबारक है। इकोनॉमी नीचे गई ये अगर, और बेरोजगारी बढ़ी, ये अगर सफलता का मायना है तो ये उनको मुबारक। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कह दूं कि रूपाणी जी के खुद के दोस्त जिन्होंने वेंटिलेटर सप्लाई किए थे, वो वेंटिलेटर का क्या हश्र हुआ जब लोग ऑक्सी वेंटिलेटर पे पहुंचे, तो ये भी उनको मुबारक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन सारे जो न्यूज़पेपर्स है उन्होंने ये स्टोरियां बड़ी बड़ी छापी है। तो मेरा कहना यही है कि आपने कहा, हमने हमारे राजस्थान की बात की, आपने हमारे पंजाब की बात की, हमारे छत्तीसगढ़ की बात की, तो झगसाई है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत ताकतवर नेता समझते हैं, उनके निर्णय अगर गलत होते हैं तो सिस्टम पे वो थोपा जाता है। इस देश में गंगा में लाशें बहती है तो उस चीज को सिस्टम पे थोपा जाता है। इस देश में लोगों को ऑक्सीजन। हर्षवर्धन जी जरा इनको जवाब दीजिए, अतुल जी को अंतर कलह की बात बीजेपी को लेकर कर रहे हैं। मैंने इनको इनकी 3 स्टेट्स याद दिलाई, अब वो ये कह रहे हैं कि लाशें देखे कोरोना काल में। जरा जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी। नहीं पंकज जी, नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं सबको सुन लूंगा। मैं ऐसा है कि अगर पार्टी है
और पार्टी में लोकतंत्र है तो संघर्ष भी होगा। जहां लोकतंत्र ही नहीं है, जहां निर्णय प्रक्रिया एक ही व्यक्ति से आती है, एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है, तो सफलता उसके साथ जाती है, असफलता जो है वो सबको मर दी जाती है। सिस्टम है, ये सिस्टम हिंदुस्तान के ध्यान में आ गई है। और अगर वो ऐसा मानते हैं कि उन्हें चेंज नहीं किया जाता तो हम गुजरात नहीं जीत पाते, तो उन्होंने हार तो मान ली है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? हर्षवर्धन जी, अतुल जी मैं अतुल जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। आपके ही एक सांसद ने कहा है कि आपका परिवार जो है वो चरम सीमा पर रखा है। अब पुत्र मुंह में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जब आप नेता गए थे, हिरेन जी आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही, हम उसको जरा करेक्ट करते हैं। हर्षवर्धन जी जरा जवाब देंगे आप अतुल जी को? मैं ये कह रहा था कि जो अतुल जी ने कहा, देखिए वो बात एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इनके नाम के नीचे प्रवक्ता कांग्रेस नहीं लिखा होता तो सचमुच यही चिंता हम सब पत्रकार जताते रहते हैं कि सोनिया जी बताइए अध्यक्ष तक नहीं रख पा रही हैं, राहुल जी की ये स्थिति है। और जो सबसे खराब बात है कि जिनको वो बनाते हैं, यानी कमलनाथ को अगर बनाए, और आपको याद होगा कि टाइम एंड पेशेंस, वो टॉल्स्टॉय का कुछ कोट उन्होंने लिखा था राहुल गांधी जी ने, तो चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां सचिन पायलट एक बार पूरी कोशिश करके वापस लौट गए। टीएस सिंहदेव साहब ने क्या किया? सवाल ये नहीं है कि पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्ष चल रहा है या नहीं चल रहा है, सवाल ये है कि क्या शीर्ष नेतृत्व उसको अपने पक्ष में कर पाता है, क्या जनता के बीच में ये संदेश दे पाता है क्या कि देखिए हमने सही वजहों के लिए ये नेता बदल दिया। आपकी जो जिस बात पर आप, और हर्षवर्धन जी कम से कम ग्रेसफुली एग्जिट तो ले रहे हैं ना। विजय रूपाणी ने अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कही, अपनी पार्टी के लिए की, और फिर जो फ्यूचर सीएम होंगे उनके लिए कहा कि उनके नेतृत्व में अच्छा विकास होगा गुजरात का। कम से कम वो ग्रेस तो है ना। नेता ने अगर वो अमरिंदर सिंह और सिद्धू की तरह बयानबाजी करते, अगर वो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की तरह लड़ते, अगर वो परेड करा रहे होते, अगर रायपुर से जैसे नेता सारे उड़ के दिल्ली आ गए, निश्चित तौर पर अगर भी गुजरात से किसी के नेतृत्व में आ जाए तो हम लोग बहस करेंगे कि मोदी जी का नेतृत्व कमजोर हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये कांग्रेस पार्टी में दिखा, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, तो इससे ज्यादा आप क्या देखेंगे? अतुल जी जवाब दीजिए। नहीं, बराबर है हर्षवर्धन जी, जब कांग्रेस के बारे में विश्लेषण की बात आती है तो ऐसी ही बात होती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कांग्रेस का कार्यकर्ता करके कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जो निर्णय प्रक्रिया है वो अध्यक्ष के साथ एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ अध्यक्ष है, नड्डा जी है, लेकिन नड्डा जी को हाथ से पीछे करके अमित शाह जी आगे निकल जाते हैं, तो नड्डा जी को अध्यक्ष के तौर पर कितना अधिकार है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी सबको ये जताते हैं कि यहां जो भी होगा मेरे वजह से होगा, आप मेरे वजह से चुन के आए हैं। भरी मीटिंग में यह कहा जाता है कि आप जहां भी चुन के आए हो मेरे वजह से आया है, आपको निर्णय लेना नहीं है, हम जो कहते हैं वो कहना है। इसीलिए किसी की आज हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर बात कर सके। हिरेन जी जवाब दीजिए। हमारे पार्टी में, डेमोक्रेसी नहीं है, दो आदमी डिसीजन लेते हैं और वो थोप दिया जाता है। हिरेन जी जवाब दीजिए। बात जो है, हिरेन जी जवाब दीजिए। बात रखने का जो अधिकार है, इसलिए हमने देश अच्छे से चलाया है और इसलिए कभी 23.4% अतुल जी जरा जवाब ले ले। हिरेन भाई जवाब दीजिए। आपके पास में भी नेतृत्व नहीं है और न तो दिल्ली में नेतृत्व है। आपको अपनी पार्टी की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। हमारी पार्टी की चिंता जो है हमारे देश के साथ होती है। हमारे यहाँ जो है वो कलेक्टिव लिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रक्रिया संगठन में भी चुनाव की होती है, इलेक्शन की होती है। हिरेन जी बात इसलिए हो रही है क्योंकि देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी पार्टी सत्ता में है केंद्र में, इसलिए बात हो रही है। आप सत्ता में नहीं थे, चलो गुजरात में, लेकिन सर मैं आपके पास आता हूं, जरा देवेंद्र भी हमारे साथ बने, हमारे सीनियर एडिटर है। देवेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि चुनाव जो है जल्दी कराए जा सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ गुजरात के चुनाव भी कराए जा सकते हैं 10 महीने पहले। और ये इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव में शानदार जीत मिली है बीजेपी को और एक सर्वेक्षण कराया गया है, यानी अगर जल्दी चुनाव होते तो फायदा होगा, क्योंकि आप जो है उसका फायदा ना उठा ले जाए, वो बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा पाए, तो ये जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और पंकज, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि इस बात की चर्चाएं हैं कि गुजरात का जो विधानसभा का चुनाव हो, क्या समय से पहले भी बीजेपी करा सकती है। इस बात के बहुत ज़्यादा संकेत हमें मिले हैं और उसमें टॉप जो लीडर्स हैं या सरकार के जो लोग हैं उनकी तरफ से ऐसे इंडिकेशन मिले थे कि संभव है कि कुछ महीने पहले ये चुनाव करा लिए जाएँ। और अगले साल आप जिन 5 राज्यों में पहले चुनाव होने हैं, आप देखें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर बेहतर करने जा रही है। कितना बेहतर करेगी ये तो बात की बात है, लेकिन बेहतर करेगी इसमें शायद ही किसी को संदेह हो। और अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल करती है तो जाहिर तौर पर गुजरात के लिए भी वो एक मोमेंटम हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि गुजरात में अभी आम आदमी पार्टी कोई इतनी बड़ी फैक्टर नहीं है,
लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में दिखा कि किस प्रकार से कम वाइब्रेशन शुरू हो गया है। बीजेपी बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में, हालांकि वो छठी बार बीजेपी जीती है, आप देखें कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर छठी बार कोई पार्टी जीत रही हो तो किस प्रकार से उसका संगठन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और चाहे विपक्षी पार्टी जो भी आलोचना कर ले, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि जनता की अदालत में जब बीजेपी जा रही है तो अपने प्रतिद्वंदी को बार बार हरा रही है। पार्टी की निश्चित तौर पर कोशिश ये रहेगी कि अगले चुनाव के लिहाज से भी एक मोमेंटम बनाया जाए, और अगर समय से कुछ महीने पहले चुनाव अगर गुजरात का चुनाव कराया जाए तो इस पर किसी को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। पंकज। हर्षवर्धन जी, इस खबर में कितना दम लगता है आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शायद ढेर सारी चीजें हुई तो ये एजेंडे से बिल्कुल गायब हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अभियान चलाया था कि पूरे देश के चुनाव हम एक साथ करें, लोकसभा विधानसभा एक साथ करें। एक सजेशन था कि क्या कुछ बंच में किए जा सकते हैं, जैसे 6 महीने या साल भर के भीतर जो विधानसभाएं हैं उनको एक साथ किया जा सकता है क्या। और ये प्रस्ताव बहुत पहले से है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये कहें कि ये उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। वो चाहते हैं कि देश भर के सारे चुनाव एक साथ हों, विकास की योजनाओं को लेकर, निर्णय लेने को लेकर, और लेकिन चूंकि उस पर सहमति नहीं बन पाई, चुनाव आयोग ने भी उस पर कई राउंड के डिस्कशंस किए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों का कार्यकाल कम करके एक शुरुआत करेगी कि देखिए हम इतने राज्यों को मिलाकर एक साथ कर रहे हैं, तब शायद उस डिबेट डिस्कशन को आगे बढ़ाने में भी उन्हें आसानी होगी। ठीक। अतुल जी, अब ये तो तय हो जाएगा कल कि कौन नया मुख्यमंत्री होगा गुजरात का, लेकिन आप ये बताइए, अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो कांग्रेस तैयार है गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस संगठन ने कई चुनाव जीते हैं, कई बार हारे हैं, लेकिन एनालिसिस करते समय अगर कि राहुल जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान जीता, कर्नाटक जीता, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, पंजाब जीता, मेघालय में हमें सबसे ज्यादा सीट मिली, नागालैंड में हमें सबसे ज्यादा सीट मिली, गोवा में हमें सबसे ज्यादा सीट मिली, ऐसे 9 से 10 स्टेट जो है उसका एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस ये होता है कि कौन से स्टेट हारे हैं, कौन से स्टेट जीते हैं। एक बार इसका ईमानदारी से अगर विश्लेषण हो जाए पंकज, तो सही आंकड़ा जो है वो सामने आएगा। तो ये तो मुझे लगता है कि मोदी जी की वाहवाह करते समय कभी कभी राहुल जी ने जो सफलता हासिल की, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। हिरेन कोटक साहब, देखिए, सस्पेंस दूर कीजिए। पूरे दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, मनसुख मांडविया का हमने जिक्र किया, पुरुषोत्तम रूपाला जी का जिक्र किया, नितिन पटेल साहब का जिक्र किया। आप तो थोड़ी बहुत अंदर की खबर, आपको उसकी हवा होगी, जरा सस्पेंस क्लियर कर दीजिए। देखिए, स्पेकुलेशन तो होते रहेंगे और अभी भी हो रहे हैं, कोई नहीं जानता कि ऐसा है। ये डिसीजन तो है यहाँ भी नहीं, इलेक्शन होती है, मतलब एक प्रक्रिया होती है, मीटिंगें चल रही है किसी बारे करने के लिए, और जो भी होगा आपको। चलिए, आप सस्पेंस दूर नहीं कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हिरेन भाई, और अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र पराशर, आप हमारे साथ काफी वक्त से थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कल यह तय होगा कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।